कि बच्चों हम लोगों ने 4th यूनिट रासायनिक बल गतिकी स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ लिया था कि अभिक्रिया का वेग किस तरीके से अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। आज हम लोग बात करेंगे कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, किसी अभिक्रिया के वेग को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। देखिए बच्चों, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये पूरे कारक है और हम इन सब कारकों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कारक है जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। देखिए बच्चों, पहला है अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा है अभिकारकों की प्रकृति, तीसरा है ताप, चौथा है उत्प्रेरक, पांचवा है प्रकाश की उपस्थिति, छठा है विलायक, विलायक का मतलब माध्यम की प्रकृति, सातवां हम पढ़ेंगे ठोस अभिकारकों की पृष्ठ सतह के क्षेत्रफल के बारे में और आठवां है विलयन की पीएच। तो देखिए बच्चों, ये वो कारक है जो कि किसी अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम वन बाय वन इन सब का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्या है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभिकारकों की सांद्रता के बारे में कि जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाएगी अभिक्रिया का वेग भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो देखिए इधर, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त करना वेग नियम कहलाता है। देखिए बच्चों, किसी भी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, दूसरा देखिए अभिकारकों की प्रकृति। देखिए बच्चों, हाँ, अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर तो वेग निर्भर करता ही है, साथ ही साथ अभिकारकों की प्रकृति का भी इस पे प्रभाव पड़ता है। देखिए कैसे, प्रत्येक अभिक्रिया में अभिकारक में उपस्थित बंध टूटते हैं एवं नए बंध बनते हैं। ये हम लोगों को पता है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में क्या होता है, जो अभिकारक में उपस्थित जो बंध है, जो पुराने बंध है वो टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा और इन नए बंध के निर्माण से उत्पाद बनता है। तो देखिए, जिससे उत्पाद का निर्माण होता है। अतः अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जितनी जल्दी अभिकारकों के बंध टूटकर नए बंध का निर्माण होता है उतनी जल्दी ही अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों, जितनी जल्दी अभिकारकों के बंध टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा उतनी ही जल्दी क्या होगी, हमारी अभिक्रिया संपन्न होगी। आगे देखिए, अब बात करते हैं ताप के बारे में। देखिए बच्चों, ताप के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे जैसे ताप को बढ़ाया जाता है अभिक्रिया का वेग भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये कहा गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो दुगना हो जाता है। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं इसे। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्रियाकारकों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो कारण क्या है, अरे भाई, ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है उसका कारण क्या है, सीधा सीधा कारण है क्रियाकारकों की गतिज ऊर्जा का बढ़ जाना। आगे देखिए, जिससे ऊर्जित और सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और प्रति सेकंड प्रभावी टक्कर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। ठीक है, अभी बताइए मैंने ये बात आपको। आगे देखिए, चौथा है उत्प्रेरक। देखिए बच्चों, जो उत्प्रेरक होते हैं वे भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके स्वयं के संगठन में तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब ये अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाते हैं, तो देखिए बच्चों, ये किसी भी अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा है उसके मान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा, अभिकारक आसानी से उत्पाद में बदल जाएगा और अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक ऐसे के ऐसे बचे हुए रह जाते हैं, उनके संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। तो देखिए,
उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो बिना अपने संगठन में परिवर्तन किए अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं। ये अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। मैंने बताया अभी आपको, वे उत्प्रेरक क्या करते हैं? उत्प्रेरक अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है उसको क्या कर देते हैं बच्चों? कम कर देते हैं। आगे देखिए, अगला है प्रकाश की उपस्थिति। देखिए बच्चों, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो कि प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या होती है? संपन्न होती है। यदि उन अभिक्रियाओं को प्रकाश की अनुपस्थिति में करवाया जाए तो बहुत ही मंद गति से होती है। तो देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है और इन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इन अभिक्रियाओं को? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे H2 एवं Cl2 से HCl का निर्माण। देखिए बच्चों, कहने का मतलब है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस से जो HCl का जो निर्माण होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। तो देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में इन अभिक्रियाओं के लिए प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या होगा? प्रकाश की अनुपस्थिति में इनका वेग कम हो जाएगा। अब देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रकाश है वो भी अभिक्रियाओं के वेग को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। अगला देखिए, अगला क्या है? विलायक यानी माध्यम की प्रकृति। देखिए बच्चों, विलायक या माध्यम की प्रकृति का भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो भी आयनिक अभिक्रियाएं होती है वो ध्रुवीय विलायक में आसानी से होगी और जो भी सहसंयोजी यौगिकों की अभिक्रियाएं होती है वो अध्रुवीय विलायकों में क्या होगी? आसानी से होगी। तो विलायक का भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग पर। तो देखिए बच्चों, आयनिक यौगिकों की क्रिया ध्रुवीय विलायकों में तथा सहसंयोजी यौगिकों की क्रिया अध्रुवीय विलायकों में अधिक वेग से एवं आसानी से होती है। आई बात समझ में? अगला देखिए, ठोस अभिकारकों की पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, हम लोग जो अभिकारक ले रहे हैं उन अभिकारकों के पृष्ठ सतह के क्षेत्रफल का भी अभिक्रिया के वेग पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठोस अभिकारकों की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अणुओं के मध्य टक्कर बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अतः ठोस अभिकारकों को हमेशा सूक्ष्म विभाजित बारीक चूर्ण के रूप में, जिसे हम बोल सकते हैं पाउडर के रूप में, तो सूक्ष्म विभाजित चूर्ण के रूप में लेना चाहिए। और देखिए बच्चों, इस पॉइंट को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई नमक की डली है और उस नमक की डली को अगर हम पानी में घोलते हैं तो उसको घोलने में हमें बहुत देर लगेगी, बहुत देर तक हमें घुमाना पड़ेगा, तब जाके वो नमक की डली पानी में क्या होगी? घुलेगी। लेकिन यदि इस नमक की डली को हम पीसकर बारीक चूर्ण में बदल दें, यानी इसको बारीक नमक में बदल दें और फिर अगर हम इसको पानी में घोलें तो थोड़ी देर घुमाने के बाद ही ये पानी में आसानी से क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब हमने नमक को बारीक चूर्ण के रूप में लिया तो वो आसानी से पानी में घुल गया, यानी कहने का मतलब है अभिक्रिया फटाफट हो गई। और जब हमने नमक को डली के रूप में लिया तो उसके घोलने में थोड़ी मेहनत लगी, या ये कह सकते हैं कि उसको घोलने में थोड़ा समय लगा। क्लियर है? आगे देखिए, विलयन की पीएच। देखिए बच्चों, विलयन की पीएच का भी सीधा सीधा अभिक्रिया के वेग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। समझिए कैसे? कुछ अभिक्रियाएं निश्चित पीएच मान पर ही संपन्न होती है। इनके लिए बफर का प्रयोग करके पीएच को क्या रखा जाता है? निश्चित रखा जाता है। देखिए बच्चों, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनके लिए पीएच का मान स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। तो क्या करते हैं? वहाँ पे हम बफर का उपयोग करते हैं और बफर के उपयोग में लेकर पीएच को क्या कर देते हैं? निश्चित रखा जाता है। तो देखिए, इन अभिक्रियाओं के लिए पीएच में परिवर्तन होने पर अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, अगर इन अभिक्रियाओं के लिए पीएच को बदल दिया जाए या पीएच में किसी भी तरीके का परिवर्तन कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाता है। आया समझ में यहाँ तक का? अब देखिए वेग व्यंजक। देखिए बच्चों, किसी अभिक्रिया के वेग को
अभिकारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त करना ही वेग नियम कहलाता है। देखिए बच्चों, क्या है कि किसी अभिक्रिया के वेग को अगर अभिकारकों की सांद्रता के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? वेग नियम कहते हैं। देखिए, वेग नियम को वेग व्यंजक भी कहा जाता है। इसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पद पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है, यहाँ पे अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के जो पद होते हैं उन पर कोई घातांक लगाकर क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, अभिक्रिया देखिए, ए प्लस बी सी प्लस डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये क्या है? ये यहाँ पे स्टाइकोमेट्री गुणांक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ ए बी सी तथा डी स्टाइकोमेट्री गुणांक है। अतः वेग व्यंजक क्या होगा? देखिए, वेग व्यंजक निम्न होगा, यानी वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी वेग समानुपाती होगा किसके? ए की पावर x और b की पावर y के। क्लियर है? तो देखिए, जब ये समानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ वेग बराबर आ जाएगा के ए की पावर x और b की पावर y। ठीक है, आई बात समझ में? अब आगे देखिए, यहाँ घातांक x तथा y स्टाइकियोमेट्री गुणांक a तथा b के समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो ये घातांक x और y है ये स्टाइकोमेट्री गुणांक a तथा b के समान भी हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, वेग की जगह, ये जो वेग है, वेग की जगह मैं माइनस डी आर अपॉन डी टी लिख सकती हूँ ना वेग की जगह, क्योंकि क्या है, जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। भाई हमने पढ़ा है ना कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है अभिक्रिया के वेग में कमी आती जाती है। तो देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया माइनस डी आर अपॉन डी टी। लीजिए, यहाँ पे आ गया माइनस डी आर अपॉन डी टी वेग की जगह, तो ये हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है, तो देखिए ये हो गई समीकरण, माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है, इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, यहाँ पे जो k है, k क्या है? यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक है, और इस k को हम लोग वेग स्थिरांक भी कहते हैं। देखिए बच्चों, जो ये k निकल के आया है, इस k को समानुपाती स्थिरांक भी कहा जाता है या वेग स्थिरांक भी कहते हैं। और समीकरण 1 को, इस समीकरण को अवकल वेग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकल वेग समीकरण। आगे देखिए, अतः वेग नियम अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता में संबंध दर्शाता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान से, जो ये वेग नियम है ये अभिक्रिया के वेग, यानी ये अभिक्रिया के वेग और जो अभिकारकों की सांद्रता है, ये a और b जो सांद्रता है उनके बीच में क्या प्रदर्शित कर रहा है? संबंध प्रदर्शित कर रहा है। आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बारे में। भाई जो हम लोगों ने अभी ये निकाला, ये जो वेग स्थिरांक निकाला, ये समानुपाती स्थिरांक के ये जो निकाला है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वेग स्थिरांक और या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। देखिए, समझने की कोशिश करना। क्या है? स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस वेग के बराबर होता है जब सभी अभिकारकों की सांद्रता एक इकाई हो। ठीक है, वापस देखिए, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस वेग के बराबर होता है जब सभी अभिकारकों की सांद्रता क्या हो? इकाई हो। तो देखिए समझिए, मान लीजिए ये अभिक्रिया है कोई, ए प्लस बी, इससे बन रहा है सी प्लस डी। ठीक है, ये अभिक्रिया है। यहाँ पे ए बी सी डी, यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है? स्टाइकोमेट्री गुणांक है। आगे देखिए, वेग ये हो ही जाएगा भाई, वेग बराबर क्या हो जाएगा? के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब देखिए बच्चों, यदि सांद्रता किसकी? अभिकारकों की सांद्रता, यानी यदि ए की सांद्रता और बी की सांद्रता इकाई हो,
कहने का मतलब है A बराबर B और वो कितनी हो 1 हो, इकाई सांद्रता हो तो क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और उस परिस्थिति में वेग बराबर हो जाएगा k के। तो देखिए वेग बराबर किसके हो गया, k के। और अब इसे हम क्या बोल सकते हैं, वेग स्थिरांक को, इस वेग स्थिरांक को हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कह सकते हैं। देखिए बच्चों वापस समझिए, जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो जाए तो उस परिस्थिति में वेग किसके बराबर हो जाएगा, k के। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वेग है वो वेग स्थिरांक के बराबर हो गया और इसे हम वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कह सकते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक की। आगे देखिए, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारकों की प्रकृति, अभिक्रिया की कोटि, उत्प्रेरक तथा ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, देखिए बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से कारक है जो कि किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अब इससे आगे के जो टॉपिक है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।